बचपन में तो प्रशासनिक सेवाओं में जाने का एक सपना था कि देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने की इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। जब मैं बतौर कलेक्टर या अन्य पदों पर यहाँ काम किया, वो मैं एक लोक सेवक के रूप में काम किया और वो मेरी एक ड्यूटी थी। इससे उदयपुर को याद रखा जाएगा। जो सफ़ेद चादर पे एक दाग की तरह नजर आता है वो है कन्हैया लाल केस। बहुत ज़्यादा प्रचारित किया गया है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। कन्हैया लाल जी के हत्यारे बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। भाजपा झूठ फैलाने का, इनका काम ही झूठ फैलाना। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं या इस तरह से ओछी बातों पर वोट प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है, बाप या बीजेपी? बाप भी युवाओं को भ्रमित करती है, झूठे सपने दिखाती है। इसका कोई असर नहीं है कि गौरव वल्लभ जी कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें अगर कटेरी भी बात करो, 5 स्टार होटल लेर एक चाय की टपरी तक एक ही बातचीत चल रही है, एक ही चर्चा चल रही है और वो है लोकसभा चुनावी चर्चा। कई सारी जो जगह है वटे तो चुनाव वे भी चुके हैं। और अगर राजस्थान निचली राजस्थान की बात करा तो 26 तारीख ने वोट पड़ने वाला है। और अगर उदयपुर सीट की बात करा तो अठे जो दो ही मैदान में कैंडिडेट है बीजेपी और कांग्रेस रा वे अफसर है। और माना लारे जो आज मौजूद है वे ताराचंद जी मीणा कांग्रेस रा कैंडिडेट है, जो पूर्व में माने जिला रा कलेक्टर भी रह चुका है। और आज झलकों पे याणु आप बातचीत करांगा, जानांगा कि कसो चुनावी माहौल चल रहा है, जटे जटे जा रहा है, कसो कसो रिएक्शन आने मिल रहा है। सब पहले तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है मैंने चैनल रे माते। और जितना भी मैंने दर्शक दिख रहे हैं मैंने सबने राम राम खमा गणी। और खासकर क्योंकि अभी वागड़ की जनता भी जुड़ गई है तो जय जौहार। सर सबू पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि अतरा प्रचार प्रसार में आप लागे तक हो, रूरल एरियाज में जा रहे हो, 24 घंटा प्रचार चल रहे हो, स्वास्थ्य कसो है? बिल्कुल, पहले तो आपको धन्यवाद, आपको चैनल को। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। कैसा लग रहा है सर प्रचार करिए उदयपुर, क्योंकि आप दो नज़रिए से देख रहे हैं। इससे पहले जब आप देख रहे थे उदयपुर को तो एक कलेक्टर के रूप में देख रहे थे, अभी आप एक सांसद प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो जैसे कलेक्टर के रूप में हम फील्ड विजिट करते थे, लोगों से मिलते थे, वैसा ही ऑलमोस्ट वैसा ही है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें चेंज वाली बात नहीं है। बतौर कलेक्टर जो ऐसे रहा वैसे ही अभी लोकसभा में देखने को मिल रहा है। जी सर अगर बात करें थोड़ा सा पीछे जाकर और आपके बचपन की, सर तब आपको क्या लगता था कि आप किस क्षेत्र में जाएंगे? और आपको अपनी पर्सनालिटी से, अपनी रुचि से, अपने इंटरेस्ट से क्या लगता था कि मैं ये ही करूँगा बड़ा होकर? नहीं, बचपन में तो प्रशासनिक सेवाओं में जाने का एक सपना था और वो हमने अचीव भी किया जी। और इस दौरान ही कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हुआ तो राजनीति में जाने का भी विचार किया और मैं समझता हूँ कि ये सपना भी पूरा होगा। जी सर एक मोमेंट होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है, तब ये लगता है कि हाँ अब यही करना है। तो वो कौन सा समय था जब लगा कि अब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो ये चीज़ें हैं, सरकारी विभाग छोड़कर अब मुझे सरकार में ही जाना है? देखिए, पिछले 1 वर्ष से मैं ऑब्जर्व कर रहा था जो भारत सरकार की नीतियाँ रही है, केंद्र की जो भाजपा सरकार है उसकी जो वर्किंग स्टाइल रही है, उससे बीइंग ब्यूरोक्रेट मैं काफ़ी सोचता था। और जिस हिसाब से ये देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने की इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है, तो पिछले 1 वर्ष से मेरा ये मानस बना था कि अब इस राजनीति में जाकर पब्लिक की सेवा करनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जी सर फिर से क्योंकि बिल्कुल जो बातचीत है वो सारी आपके पूर्व में आप जो काम करते थे, आप कलेक्टर थे, उसी के इर्द गिर्द रहती है। जब भी लोग आपसे बात करते हैं तो ये चीज़ जो है, ये टॉपिक जो है वो कहीं भी छोड़ नहीं पाते। तो ये जो अभी तो हमने राजनीति की शुरुआत करी है तो एक जर्नी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक छोटा सा जो टेन्योर है वो ज़रूर निकला है। तो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज से ये जो अभी राजनीति आप कर रहे हैं, इस जर्नी को, इस टेन्योर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, जब मैं बतौर कलेक्टर या अन्य पदों पर यहाँ काम किया, वो मैं एक लोक सेवक के रूप में काम किया और वो मेरी एक ड्यूटी थी। अपनी ड्यूटी को बेटर ढंग से परफॉर्म करना चूँकि हमारा सेवा का एक दायित्व होता है। और पूरे करियर में मेरी आउटस्टैंडिंग ACR भरी गई है, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा है मेरा। तो वो तो एक सोच थी एक अच्छे लोक सेवक के रूप में काम करने की। ये अलग बात है कि मुझे उदयपुर में मेरी पिछले 2 वर्षों में वर्किंग रही और उदयपुर से मुझे टिकट मिल गया जी। तो लोग उससे जोड़ते हैं, लेकिन वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सर उदयपुर अगर मान लीजिए कि एक सफ़ेद चादर है और अब जब भी उदयपुर का नाम या तो वर्ल्ड की 4th मोस्ट रोमांटिक सिटी में लिया जाएगा, या सबसे सुंदर जगह पे लिया जाएगा, लेक सिटी के तौर पर लिया जाएगा, एक और चीज़ से उदयपुर को याद रखा जाएगा जो सफ़ेद चादर पे एक दाग की तरह नज़र आता है, वो है कन्हैया लाल केस। उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है सर? नहीं, ये कोई दाग नहीं था, ये तो बहुत ज़्यादा प्रचारित किया गया है मीडिया के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। क्योंकि अब सभी जानते हैं कि जो स्वर्गीय कन्हैया लाल जी के हत्यारे बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। जी।
और उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तत्कालीन मंत्री, जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री थे, तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष ने किया था। तो वो चीज़ें तो मैं उस समय खुद जिला मजिस्ट्रेट था, 2 दिन में चीज़ें हमने कंट्रोल कर दी गई थी और उदयपुर पर कोई आँच आने नहीं दी थी। ठीक है। शानदार कानून व्यवस्था बना कर रखी थी हमने, जी। कंट्रोल की थी उस समय। तो मैं चूँकि मैं खुद ही जिला मजिस्ट्रेट था और हमारी भूमिका को मुख्य सचिव और डीजीपी पुलिस ने अप्रिशिएट किया है, जो कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के रूप में मैंने रोल अदा किया था उस समय, उसको उन्होंने उसकी प्रशंसा की थी और समाचार पत्रों में और मीडिया में भी काफ़ी सुर्खियों से ये आया था। जी, मुआवजे को लेकर भी कई सारी बातें होती हैं। नहीं, तो भाजपा झूठ फैलाने का, इनका काम ही झूठ फैलाने का है। हमने 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया, दोनों बच्चों को नौकरी लगाई, जो उनके एकमात्र चश्मदीद गवाह थे उनका इलाज स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर एस्टेब्लिश करके डॉक्टर्स की टीम बुलाई, साथ में 5 लाख रुपए की सहायता भी उनको दी। ये तो जो भारतीय जनता पार्टी, इनका काम यही है कि भाई भ्रमित करके वोट लेना। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं या इस तरह से ओछी बातों पर वोट प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं, सब पब्लिक के सामने है। जी, क्योंकि उदयपुर की जो 8 विधानसभाएं लोकसभा में आ रही है, उसमें हम देखते हैं कि एसटी बाहुल्य बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर बाप का प्रत्याशी भी है, भारतीय आदिवासी पार्टी जो है, बीजेपी के भी प्रत्याशी हैं। तो क्या ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है, बाप या बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं, दोनों ही पार्टियां भ्रमित करने की और झूठ बोलने की आदी है। एक पार्टी जो पिछले 10 सालों से केंद्र में है, उसके बारे में तो लोग समझ ही चुके हैं, और बाप भी युवाओं को भ्रमित करती है, झूठे सपने दिखाती है। तो ऐसा कोई चैलेंज बीजेपी या बाप में ऐसा कोई मुझे चैलेंज लगता नहीं है। कांग्रेस उदयपुर लोकसभा की सीट को निश्चित रूप से निकालेगी। जी, सर, कांग्रेस की जब बात करते हैं तो उदयपुर में 3-4 महीने पहले ही जब हम विधानसभा चुनाव देखते हैं तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे गौरव वल्लभ, उन्होंने अब भाजपा ज्वाइन कर लिए। इसके बाद आपको लग रहा है कि लोगों में विश्वास की थोड़ी कमी नज़र आ रही है कि एक बार जो हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी, क्योंकि कई लोगों ने उन्हें भी वोट दिया है, तो एक तरह से जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया था उनके साथ तो विश्वासघात बिल्कुल हुआ है। तो विश्वास और ट्रस्ट की कमी कहीं लोगों के बीच से नज़र आ रही है। देखिए, किसी व्यक्ति के पार्टी में आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो पार्टी के सच्चे वफादार सिपाही होते हैं वो पार्टी उतार चढ़ाव देखती है, वो अपने साथ ही रहते हैं, वो पार्टी के साथ ही रहते हैं। इसका कोई असर नहीं है कि गौरव वल्लभ जी कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए, तो इसका कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं है। ठीक है। सर, रूरल एरियाज़ की अगर बात करें, क्योंकि 8 विधानसभाओं में बहुत ज़्यादा रूरल एरिया आपके कवरेज में आने वाला है, तो उस पर कौन सी ऐसी 3 मेजर समस्याएं आपको विजिट करते समय नजर आई कि इन पर तो मुझे प्रायोरिटी के साथ काम करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली समस्या तो रोजगार की है। छोटी होल्डिंग्स, एग्रीकल्चर होल्डिंग्स छोटी है, और लोगों को अपनी कृषि भूमियों पर पूरे साल का रोजी रोटी का निर्भर नहीं हो पाता है, तो वो पलायन करके समीपवर्ती राज्य गुजरात में नौकरी के लिए जाते हैं, पूरी फैमिली भी चल जाती है। तो वो एक इशू है जिसमें हमको स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजित करने होंगे। दूसरी स्थिति जो है, जो इशू है, वो एक नेटवर्क का भी एक बहुत बड़ा समस्या, मोबाइल नेटवर्क की ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि काफ़ी राशन की सामग्री लेना है या और कोई कामकाज के हिसाब से नेटवर्क सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने 400 जगह भूमि आवंटन भी नेटवर्क के लिए की थी, मोबाइल टावर्स के लिए। तो नेटवर्क का एक बड़ा इशू है। और तीसरा इशू है कि जो उदयपुर शहर और ग्रामीण दोनों में काफ़ी अंतर है। जी, बिल्कुल। शहर और ग्रामीण अंचल के बीच में। तो हम चाहते हैं कि भी आने वाले समय में हम ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्यटन को ले जाएं, होटल्स को ले जाएं, रिसोर्ट को ले जाएं, और ग्रामीण क्षेत्र की कला संस्कृति उसका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उसको एक्सपोजर करें। तो इन चीज़ों को हम मुख्यतः देखते हैं, और हम चाहते हैं कि भी ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा प्रचारित किया जाए। जी, कुछ लोगों के बारे में सर मैं आपसे ओपिनियन लूँगी। मैं कुछ लोगों का नाम बताऊंगी जो फिलहाल देश की राजनीति में बिल्कुल चर्चित हैं। उन पर आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी टिप्पणी है, वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला नाम है पीएम नरेंद्र मोदी। किस संदर्भ में, मतलब? जैसा भी आपको लगता है उनके बारे में, जो भी आप विचार रखते हैं, जो भी आपका ओपिनियन है, आप खुले विचार दे सकते हैं। देखिए, व्यक्ति विशेष के लिए मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जो है वो पब्लिक के सामने है। जी, मेरे अकेले के कहने से कुछ नहीं है, जनमानस में सबके सामने। मैं व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।
ठीक है, रविंद्र सिंह भाटी के बारे में क्या सोचते नहीं, हैं? मैं व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं करता मैं। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ मैं पूछ लेती हूँ, अगर आप नकारना चाहेंगे इसी तरह से तो कोई दिक्कत नहीं है। जो उदयपुर के मेवाड़ राजघराने से लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़ हैं, वो बीजेपी के गजेंद्र सिंह उनका जाकर जोधपुर में समर्थन करते हैं और उदयपुर की राजनीति में चर्चित नहीं रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? जो उनका व्यक्तिगत मामला है, इसके बारे जी। में मुझे कोई ठीक है कमेंट्स सर, नहीं। इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगी कि क्योंकि राजस्थान में सरकार बीजेपी की बन गई थी, जब आपने वीआरएस के लिए अप्लाई किया तो दिक्कतें आई? दिक्कतें तो आई। वीआरएस मैंने 20 दिसंबर को अप्लाई किया था और मैंने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि 29 दिसंबर से मेरे को एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने किया नहीं और मेरे को 90 डेज का वेट करना पड़ा। जी। तो निश्चित रूप से मुझे समय चुनाव के लिए कम मिला, जबकि जो मेरे काउंटर पार्ट है बीजेपी का, उनका 2 दिन में ही वीआरएस एक्सेप्ट कर लिया जी। था। अगर आप उदयपुर से सांसद बनते हैं, दिल्ली तक पहुंचते हैं, तो मुख्य उदयपुर लोकसभा को लेकर क्या चीज़ें हैं जो दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। उदयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात है, उदयपुर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कार्गो शुरू करने की बात है, उदयपुर सिटी के इंडस्ट्रियल एरिया के एक्सटेंशन की बात है, उसमें एफसीआई और आकाशवाणी के कैंपस को शिफ्ट करने की बात है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट के इशूज होते हैं, चूँकि भारत सरकार का परव्यू होता है फॉरेस्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट के इशू हैं, उनको सॉर्ट आउट करना है। उदयपुर में हम चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा और फौना और आगे बढ़े। कुछ एरियाज हैं, फुलवारी की नाल वगैरह जिसमें सेंचुरी एरिया है, उसके इशू हैं। और अभी एक टाइगर रिजर्व का, उसका भी इशू आ रहा है, जो हमारे ट्राइबल बेल्ट है, काफ़ी उसमें आने वाले हैं, तो उसके लिए भी लोगों का काफ़ी विरोध है और चाहते हैं कि भी उनको विस्थापित नहीं किया जाए। इसके अलावा ऋषभदेव साइड में माइंस का एक बड़ा इशू है, जहाँ लोगों को उजाड़ा जा रहा है, और उजाड़ने से पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि भी उनके पहले प्रॉपर पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। बहुत सारे इशू हैं जिसमें काम की कोई लाइन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे इशू हैं। जी, उदयपुर की अगर बात करें सर, ये बिल्कुल मेरा आखिरी सवाल होगा। उदयपुर की अगर बात करें तो बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो है बीजेपी ने अपनी रूट स्टैब्लिश करी है, ऐसा कहेंगे कि नगर निगम का बोर्ड तक नहीं था कांग्रेस का। तो आपको लगता है ये जो चलते आई चेन है, ये इस बार टूट जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, ये 4 जून को ये रूटें सब उखड़ने वाली है। रिजल्ट आने दें, आपको सब सामने आ जाएगा। जी, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी बातचीत साझा करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट जो कि उदयपुर के पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं, ताराचंद जी मीणा, हमारे साथ से बातचीत हम लोगों ने की है। ये बातचीत में आपको क्या लगता है, कोई क्वेश्चन नज़र आता है या इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जलको मेवाड़ के साथ मैं हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।